बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको आज क्रिमिनोलॉजी के एमसीक्यूज के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा ये लेक्चर क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज के बारे में है। आज के इस लेक्चर में हम क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज के बारे में जो एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज पे अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि अगर इस टॉपिक पे कोई एमसीक्यू पेपर में आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज एमसीक्यूज। आपको याद होगा कि मैंने क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरी के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो देखने से पहले उस लेक्चर को देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उस लेक्चर में हमने जो क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज पॉजिटिविस्ट स्कूल वालों ने दी है और उसमें उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज इन्वॉल्व 3 कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स। तो उन्होंने जो 3 फैक्टर्स दिए थे जो क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज की बेसिस बनते हैं, उनमें पहला फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे और तीसरा सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स थे। तो आज का ये एमसीक्यू का लेक्चर इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यूज लेक्चर। क्वेश्चन 1, Which socio-economic condition is often linked to a crime? कौन सी socio-economic condition है जिसको अमूमी तौर पर क्राइम के साथ लिंक किया जाता है? तो इसका आंसर है पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत सोशियो-इकोनॉमिक कंडीशन है जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी क्राइम होते हैं उनका बेसिक से लिंक किया जाता है पॉवर्टी से। क्वेश्चन नंबर 2, Nutritional deficiencies can result in or exacerbate problems such as। न्यूट्रल डेफिशिएंसी की वजह से कौन से मसाइल पैदा होते हैं? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है वो लर्निंग डिसएबिलिटीज पैदा करती हैं और खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं अगर उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी ना मिले और वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हो जाए तो उनमें लर्निंग डिसएबिलिटीज आती है। वो अपने सबक याद नहीं कर सकेंगे और वो कोई चीज मेमोराइज नहीं कर सकेंगे, उनको प्रोसेसेस समझ नहीं आएंगे तो वो बाकी क्लासरूम से पीछे रह जाएंगे। दूसरा इसका जो इम्पैक्ट है वो पुअर इंपल्स कंट्रोल है। ऐसे लोग जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार रहे हों उनके अंदर इंपल्सिव कंट्रोल बहुत पुअर होता है और इस इंपल्सिव कंट्रोल पुअर होने की वजह से उनमें टेंडेंसी आ जाती है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Cognitive dysfunctions have been identified as precursor to। अगर किसी में cognitive dysfunction हो तो वो कौन से मसाइल उसके अंदर पैदा हो सकते हैं? तो इसका रिप्लाई है डिलिंक्वेंसी। जिन लोगों में cognitive dysfunction हो उनमें डिलिंक्वेंसी आती है और दूसरा उसके अंदर अडल्ट क्रिमिनलिटी आ सकती है। ऐसे लोग जो cognitive dysfunctions का शिकार हो वो अगर चाइल्डहुड में है तो वो डिलिंक्वेंसी की तरफ चले जाएंगे, अगर वो अडल्ट एज में चले गए हैं तो वो अडल्ट क्रिमिनलिटी में उनके इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेरेंटल डिस्प्ले ऑफ वायलेंस कैन शेप द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन सो एज टू मेक देम मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू देयर ओन प्रॉब्लम्स विद। ऐसे बच्चे जो जिनके सामने पेरेंटल डिस्प्ले ऑफ वायलेंस हो, जिनके वालिदैन आपस में एक दूसरे के ऊपर वायलेंस करते हो, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने मसाइल हल करने के लिए कौन सा तरीकाकार अपनाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि दे ऑल्सो यूज वायलेंट मीन्स। ऐसे बच्चे जिनके सामने पेरेंटल डिस्प्ले ऑफ वायलेंस हुआ हो, जब वो अपनी लाइफ में किसी मसले में घिर जाते हैं तो उसके लिए भी वो वायलेंट मीन्स यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर? ये किसने थ्योरी दी थी कि एग्रेसिव बिहेवियर की डेवलपमेंट भी सोशल लर्निंग से ही होती है? लोग एग्रेशन भी सोशल लर्निंग के जरिए ही सीखते हैं। ये थ्योरी दी थी अल्बर्ट बेंडूरा। अल्बर्ट बेंडूरा एक साइकोलॉजिस्ट था और उसने ये थ्योरी दी थी। बेसिकली वो कैनेडियन था और बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया था। तो उसने कहा था कि एग्रेसिव बिहेवियर इज आल्सो एन आउटकम ऑफ द सोशल लर्निंग। तो हम एग्रेसिव बिहेवियर भी हम सोशल लर्निंग से ही सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विक्टिम्स ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज एंड निग्लेक्ट
are predisposed to engage in violent behavior in adulthood, thus passing the violence from one generation to next. This process is called. जब चाइल्डहुड में किसी के साथ कोई एब्यूज हुआ हो तो वही बच्चा बड़ा होके उसी तरह का एब्यूज दूसरों के साथ करता है जस्ट टू टेक द रिवेंज। ये एक सिचुएशन है और ये एक प्रोसेस है जिससे एक एक वायलेंस दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइकिल ऑफ वायलेंस। साइकिल ऑफ वायलेंस ये है कि जो चाइल्डहुड में विक्टिम हो किसी चीज के, वो अडल्ट एज में जाके उसी तरह के काम दूसरों के साथ करते हैं जस्ट टू टेक द रिवेंज, और इस तरह ये वायलेंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होता है जिसको साइकिल ऑफ वायलेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, false perceptions, hallucinations and delusions are considered to have a major role in. false perceptions या hallucinations या delusions किस वजह से होते हैं? तो इसका आंसर है मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में साइकोसिस कहते हैं। जो फॉल्स परसेप्शन है, हेलुसिनेशंस है या डेल्यूजन्स है, इन सब के पीछे एक ही चीज है जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं या इसको साइकोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेंटल कंडीशन इन्वॉल्विंग अ ब्रेकडाउन बिटवीन थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर leading to faulty perception, inappropriate feelings, withdrawal from reality into fantasy and delusion is called. ऐसी सिचुएशन में जिससे कोई शख्स अपने गिरदोनवा से पूरी तरीके से कट जाए और वो रियलिटी की बजाय फैंटेसीज में रहना शुरू हो जाए, और तो उस सिचुएशन को या उस इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स को क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड शिजोफ्रीनिया। शिजोफ्रीनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, साइकोलॉजिकल सिकनेस है, जिसमें आदमी अपने गिरदोनवा से कट जाता है और वो फॉल्स परसेप्शंस में या वो फैंटेसीज में रहना शुरू कर देता है, तो इसको शिजोफ्रीनिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिसर्च इन हेलुसिनेशंस इन schizophrenic reveals that the basis for false perception is due to. जिन लोगों को हेलुसिनेशंस होती हैं और उसकी वजह शिजोफ्रेनिज्म होता है, तो उसकी फॉल्स परसेप्शन, ये फॉल्स परसेप्शन किस वजह से होती है? तो इसका आंसर है दैट इज अ टाइप ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन। जिन लोगों को हेलुसिनेशंस होती है या शिजोफ्रेनिक होते हैं, उनमें मेंटल या ब्रेन डिसफंक्शन होता है जिसकी वजह से ये हेलुसिनेशंस होती है। क्वेश्चन नंबर 10, the part of the frontal lobes of the brain largely responsible for rational decision making and impulse control is. फ्रंटल लॉब्स का वो कौन सा पार्ट है जहां पे रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है? तो इसका आंसर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 11, इंजरी टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज बीन लिंक्ड टू द ऑनसेट ऑफ रेकलेस और एंटी सोशल बिहेवियर विदाउट रिमॉर्स। दिमाग का या ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जिसको अगर इंजरी हो या वो कंप्लीटली डेवलप ना हुआ हो तो ऐसा शख्स रेकलेस एंटी सोशल बिहेवियर रखता है और उसको अपने किसी फेल पर कोई रिमोर्स नहीं होता, कोई शर्मिंदगी नहीं होती और उसको कोई नदामत नहीं होती अपने इस कॉल के ऊपर। ऐसे लोग अगर क्राइम कमिट करते हैं तो क्राइम कमिट करने में वो बेजा रेकलेस टॉर्चर करते हैं। तो ऐसी इंजरी जो है वो कौन से हिस्से में होती है जिस वजह से कोई शख्स इतना एंटी सोशल बिहेवियर गेन करता है? तो इसका आंसर है दैट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वेंट्रोमेडिकल। क्वेश्चन नंबर 12, lowering the serotonin level in the body results in the onset of. अगर जिस्म में सेरोटोनिन लेवल कम हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? सेरोटोनिन इज अ हार्मोन, अगर ये जिस्म में कम हो जाए तो उससे जिस्म पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? इसका आंसर है इंपल्सिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर उसमें आ जाता है। ऐसे लोग जिनमें सेरोटोनिन लेवल कम हो जाए वो उनमें एग्रेशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, abnormally high level of circulating
testosterone, a sex hormone associated with the drive to dominate and compete, have been linked to. अगर किसी बॉडी में किसी मेल में हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन आ जाए तो उससे किस चीज से लिंक किया जाता है? दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद एक्सेसिव एग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 14. हु सेड क्रिमिनलिटी इज अ क्लिनिकल ऑर्डर? ये किसने नजरिया पेश किया था कि क्रिमिनलिटी जो है ये एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है? इसका आंसर है एड्रियन रेनी. ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि क्रिमिनलिटी इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 15. The branch of criminology which deals with the biological factor associated with criminal and delinquent behavior is called. क्रिमिनोलॉजी की वो ब्रांच जो क्रिमिनल और डिलिक्वेंट बिहेवियर में बायोलॉजिकल फैक्टर्स को देखती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं? द आंसर इज मॉडर्न बायोक्रिमिनोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 16. द प्ली ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट अगेंस्ट अ क्रिमिनल चार्ज इज कॉल्ड. अगर कोई शख्स अपने क्रिमिनल चार्ज के अगेंस्ट ये प्ली ले कि वो मेंटली और साइकोलॉजिकली इंपेयर्ड था तो इसको क्या कहते हैं? लीगली इट इज कॉल्ड insanity. Question number 17. The branch of criminology which seeks to investigate biological or genetic factors and their relation to criminal behavior is called. क्रिमिनोलॉजी की वो ब्रांच जो बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स को देखती है कि इनका क्रिमिनल बिहेवियर से क्या ताल्लुक है तो उसको क्या कहते हैं? दैट ब्रांच इज कॉल्ड बायोक्रिमिनोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 18. Which discipline asserts that the mental conflicts within man lead to commit crime? वो कौन सा डिसिप्लिन है जो ये कहता है कि आदमी में अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो वो आदमी क्राइम कमिट करने की तरफ चला जाएगा? दैट विल लीड हिम टू कमिट क्राइम. तो इट इज क्रिमिनल साइकोन्यूरोपैथोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 19. Psychologist Adrian Rainey, who said criminality is a social disorder, belonged to which country? तो इसका आंसर है he belonged to England. Adrian Rainey was a British psychologist known for his work in neurology, in neurocriminology. He is a leading researcher in the field of biology and genetic influence on antisocial and criminal behavior. Question number 20. Someone who is no longer Someone who no longer derives enjoyment from social and recreational activities that are usually a source of pleasure is experience. ऐसा शख्स जो आम हालात में recreational activities से दूर भागता है और वो किसी भी किस्म की enjoyment या recreation पे या pleasure seeking पे believe नहीं करता उसको क्या कहते हैं? The answer is anhedonia. एनहेडोनिया. हमने हेडोनिज्म पढ़ा था तो ये उसका उल्ट है एनहेडोइज्म. ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रिमिनल बिहेवियर थ्योरीज के एमसीक्यूज देखे. उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज भी आपको मिलते रहें. वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. खुदा हाफिज.